सफ़ेद लिबास पे पीला गमछा ओढ़े ये कोई शख्स साधारण व्यक्ति नहीं है। बता दें कि बरौली विधानसभा में एक जन आंदोलन का आगाज़ करने वाला प्रशांत किशोर का एक ऐसा सच्चा साथी, एक अच्छा सिपाही जनसुराज का फैज़ अहमद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। फैज़ अहमद जी का स्वागत करेंगे, फिर बतियाएंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का। नेताओं का तो जनसभा चल रहा है, चौपाल चल रहा है, बरौली में फैज़ अहमद का क्या चल रहा है? फैज़ अहमद का भी चौपाल चल रहा है, सभाएं चल रही हैं, जनता के बीच संवाद किया जा रहा है, लोगों से मिलना जुलना लगातार जारी रखा गया है। जनसुराज की परिकल्पना को, जनसुराज की विचारधारा को जन जन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। जनता के बीच जाने के बाद लोगों का, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, युवा हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, सबका आशीर्वाद प्यार प्राप्त हो रहा है। बरौली को फतेह करने के लिए, मतलब बिहार को जिताने के लिए, बिहार को बदलने के लिए फैज़ अहमद ऐसा बरौली में कुछ अलग क्या कर रहे हैं जिससे जनता का विश्वास जीत सके? देखिए, फैज़ अहमद क्या कर रहे हैं, जो जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मैनिफेस्टो है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आज 1965 के बाद से अभी तक भारत का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा प्रदेश कोई है तो वो बिहार है। बिहार को गरीबी से निकालने के लिए, बिहार को पिछड़ेपन से निकालने के लिए, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार देने के लिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि भाई इस छठ में जो बच्चे बाहर से अपने घर छठ मनाने आएंगे, अब मजबूरी में दूसरे प्रदेशों में अपने माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, अपना गांव जवार छोड़ के, अपनी दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे। 12 से 15 हज़ार का रोज़गार हम लोग पंचायत स्तरों पर डेवलप करके देने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, जनसुराज की सरकार बनती है जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से, तो दूसरा काम जो होगा शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर जी का कहना है कि कभी हमारा बिहार था, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिस विश्वविद्यालय में केवल बिहार के लोग ही नहीं, भारत के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। भारत ही नहीं, विदेशों से लोग, अमेरिका और चाइना के लोग से भी लोग यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते थे। बिहार पूरी दुनिया का शिक्षा का केंद्र बिंदु हुआ करता था, लेकिन आज के राजनेताओं ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। आज यहाँ पर जो है बच्चे मैट्रिक पास कर जा रहे हैं, इंटर पास कर जा रहे हैं, लेकिन मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में दोष है। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बिहार के बच्चों को मिलना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो नहीं मिल पा रही। हमारे नेता का विज़न है कि भैया हम विश्व स्तर के विद्यालयों को यहाँ खोलना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास के स्कूल को स्थापित। जैसे आप सुने हैं नेतरहाट विद्यालय का नाम, तो नेतरहाट तर्ज पर जो है बड़े पैमाने पर बिहार में विद्यालयों को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। उस तरह के विद्यालय में जब हमारे बिहार के गरीब बच्चे पढ़ेंगे मुफ्त में, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे, कहीं ना कहीं वो अधिकारी बन के, अफसर बन के, IAS IPS बन के, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जिस क्षेत्र में भी बच्चे सफल होना चाहते हैं, सफलता उनकी कदम चूमेगी। बच्चे सफलता के पीछे नहीं भागेंगे, सफलता उनकी, चूँकि उस तरह का वातावरण, उस तरह का पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। और जब तक उस तरह के विद्यालय खुल नहीं जाते हैं, तब तक हमारी सरकार यह अवसर देगी इसी नए सत्र से कि जो बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं, जो सरकारी विद्यालयों के पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, उसका सारा फीस फाइन खर्चा सरकार देने का काम करेगी। अभिभावकों को 1 रुपया देने की नौबत नहीं आएगी। साथ ही 2000 रुपया हम लोग पेंशन की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। 400 रुपया कल सरकार भीख देती थी, आज 1100 हो गया। ये प्रशांत किशोर जी के दबाव या उनका आना, इस तीसरे विकल्प के प्रभाव के वजह से यह हुआ। लेकिन महागठबंधन के लोग कहते हैं कि हमारा विजन है जी। देखिए, महागठबंधन के लोगों का जो कहना है कि हमारे चलते हो गया, तो आपको याद होगा कि महागठबंधन के लोग भी
कुछ दिन नीतीश कुमार के साथ बैठ के सत्ता का मलाई चाप रहे थे। उसी समय महागठबंधन के लोगों को 400 से 1100 करवा देना चाहिए था। लेकिन आज जब अंतिम समय में प्रशांत जी के प्रेशर में ये काम हुआ तो इसका श्रेय वो लेना चाहते हैं, लेकिन जनता है सब जानती है। जनता को यह पता है, हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता स्वयं कह रही है कि आज प्रशांत किशोर जी की ही देन है कि आज हम लोगों को 1100 पेंशन। लेकिन इसी दिसंबर से हम लोग 2000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम करेंगे। इसके साथ तो साथ जनता 2000 लेने जाएगी, 2500 लेने जाएगी। अब 2500 के पर हम बाद में आएंगे। पहले हम अपनी बात जो आपने कहा कि किस मॉडल से आप बिहार को जी समृद्ध करना चाहते हैं, कैसे बिहार को आप लोग ठीक करना चाहते हैं। जो हमारे घरों की महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम उनको सशक्त करने के लिए 5 लाख तक का पूंजी लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख तक महिलाओं को मात्र 4% सालाना ब्याज दर पर उनको दिया जाएगा। अगर कोई 1 लाख रुपया महिला उठाती है लोन के तर्ज पर, लोन के तौर पर, तो साल में उसको मात्र 4000 रुपया ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। अभी आप देखते हैं जीविका समूह चलवाते हैं नीतीश जी। जीविका समूह से अगर जीविका दीदी कोई 1 लाख रुपया लेती है तो उसको हर महीने 1000 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी 12 महीने में 12000 रुपया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ मात्र 4 रुपया ब्याज दर पर, हाँ 1 लाख का 4000 रुपया देना पड़े। तो इसलिए जो महिलाएं अब कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, अपने पैर पर स्टैंड होना चाहती है, सिलाई सेंटर खोलना चाहे, बिनाई करना चाहे, किसी तरह का छोटा मोटा उद्योग धंधा घर में बैठ के ही किसी भी काम को करना चाहे तो आसानी से कर सकती है। 5वां जो हमारे किसान भाई जो खास करके नकदी फसलों की जो खेती करते हैं, आलू, प्याज, लहसुन, तमाम तरह के सब्जियों को जो उपजाते हैं, जो कैश खेती करते हैं, उनके लिए सरकार विशेष अवसर दे रही है। प्रशांत किशोर जी का विजन है कि भाई हमारे यहाँ वैसे भी लैंड हैं जहाँ हम बड़े पैमाने पर खेती किसानी नकदी फसल को उपजा सकते हैं और उसको बाज़ार में ले जाके जो किसान बेचते हैं, तो उसके लिए उसको उपजाने में बहुत सारे मजदूर लगते हैं, जिससे किसान का जो है बचत जो है बहुत कम हो पाता है। तो प्रशांत जी हमारे नेता कह रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनते ही हम लोग नकदी फसल की खेती करने वाले लोगों को मुफ्त में मजदूर और मजदूरी देने का काम करेंगे, यानी कि किसान को अपने घर से मजदूरी देने की नौबत नहीं आएगी। तो आज जो किसान 10 कट्ठा में सब्जी की खेती करता है, नकदी फसल उपजाता है, कल वो 1 बीघा लीज पर लेके 2 बीघा 3 बीघा बड़े पैमाने पर जब यहाँ पर सब्जी उपजाया जाएगा, नकदी फसल की खेती होगी, तो भैया आज बिहार के लोग बिहार का सब्जी तो खइबे करेंगे, लेकिन कल यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ का जो सब्जी है, यहाँ की जो नकदी फसलें हैं, ये दूसरे प्रदेशों में भी सप्लाई किया जाएगा और दूसरे जगह के लोग जब बिहार में ला के कैश देंगे, पैसा देंगे, तो बिहार के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे। तो ये विजन, ये मैनिफेस्टो है जिससे हम बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। इसी मैनिफेस्टो के तहत इन्हीं 5 कामों को हम लोग जनता के बीच बता रहे हैं। रही बात बिजली की, सड़क की, नाली की, गली की, तो ये तो कोई भी सरकार आई है गई है, ये शेड्यूल्ड वर्क है, पुल है, पुलिया है, ये तमाम चीज़ होते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे काम होते रहेंगे। लेकिन जो व्यापक काम बिहार को यहाँ के नेताओं ने मान लिया है कि बिहार से बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती, बिहार को इस गर्क से नहीं निकाला जा सकता। तो जिन नेताओं ने बिहार को ना सुधरने वाला राज्य समझ के छोड़ दिया है, बेहतर नहीं होने बनने वाले राज्य समझ के छोड़ दिया है, उसको बेहतर बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर जी और उनके सिपाही लोग इस बीड़ा को उठाए हैं
इस बात को हम लोगों के बीच बता रहे हैं और इसी के अनुसार हम लोग बिहार को समृद्ध और बेहतर बनाने का काम। बुद्धिजीवी वर्ग के कई एक समीक्षक जो हैं हमारे संपर्क में हैं, जो लोग बिहार को काफ़ी करीब से देख रहे हैं और बिहार को काफ़ी करीब से जानते भी हैं। उन लोगों का कहना है, ठीक है, कि कम से कम बिहार के मतलब ये जो बेरोजगारी है पलायन रोकने के लिए कम से कम 14 से 15 साल लगेंगे। ये प्रशांत जी 5 साल में कैसे रोक देंगे जी? अब 5 साल क्या सरकार बनते बनते वो बोल रहे हैं कि जो छठ में आएगा वो नहीं जाएगा कहीं। देखिए, हमारे जो नेता कह रहे हैं बिहार से केवल मजदूरों का ही पलायन नहीं हो रहा। आप सीडी रेशियो की बात सुने होंगे। बिहार का सीडी रेशियो क्या है? यहाँ से पूंजी का भी पलायन हो रहा है। जो यहाँ के जनता जो है बैंकों में पैसा रखती है, इसका 60 से 70% पैसा जो है दूसरे प्रदेशों में चला जाता है जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे हुए हैं। तो पूंजी का पलायन रोकना, सबसे पहले पूंजी के पलायन को जब हम रोकेंगे तो यहाँ के जो पूंजी के साथ साथ बुद्धि का भी पलायन यहाँ से हो रहा है। जो बिहार के बड़े बड़े ब्रेन हैं, ब्रेनिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, लर्नर्ड हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, ये लोग भी जाके दूसरे जगहों पर सेटल्ड हो गए हैं या वहाँ अपने आप को सेफ समझते हैं। बिहार के कई लोग हैं जो अपना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाके अपना उद्योग धंधा लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होगा, जब हम पूंजी के पलायन को रोकेंगे तो बुद्धि का पलायन स्वयं रुक जाएगा। तो ये जब दोनों पलायन रुकेगा तो ऑटोमेटिक श्रम का भी पलायन रुक जाएगा। ये वैसे लोग कह रहे हैं जिनके पास ज्ञान का अभाव है। हमारे नेता जो है इंटरनेशनल ब्रेन रखते हैं, विजनरी लीडर हैं। हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से तर्क संगत लोगों को समझाते हैं। ये नहीं कि हम नौकरी दे देंगे। अभी आप कह रहे थे 2500 रुपया की बात कि भाई राजद के लोग कह रहे हैं कि 2500 रुपया हम महिलाओं को 2000 कहाँ लेने आएगा? तो 2500 रुपया देगा। तो 2500 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि बिहार का बजट क्या है। बिहार का बजट है 100 रुपया और हम जनता से वादा कर रहे हैं 200 रुपया देने का। तो भाई हम तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हम अगर किसी काम को कह रहे हैं कि इस काम को करेंगे तो हमको ये भी बताना होगा कि कैसे करेंगे, पूरा कैलकुलेशन के साथ। तो कहीं ना कहीं यही पढ़े लिखे और अनपढ़ नेताओं में अंतर है। आप देखिए कि प्रशांत किशोर की योग्यता क्या है। जो व्यक्ति यूनाइटेड नेशन में काम किया है, जिसके पास, जो व्यक्ति कल जेट प्लेन से उड़ता था, जिसके पास सारी सुख सुविधा ही दुनिया की थी, इतना पैसा अपने जीवन में कमाए थे कि 7 पुश्त भी विदेशों में रहकर खाती तो वो पैसा ख़त्म नहीं होता। लेकिन आज व्यक्ति वो कीचड़ में चल रहा है, बारिश में भीग रहा है, चलते चलते 2 वर्ष तक जिनका पैर का नस फट गया घुटने का, जिन गाड़ी पर जो है बिहार बदलाव यात्रा के दौरान बाती उनका एक क्रैक हो गया, टूट गया। आज उस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है? बस यही पीड़ा है उनके दर्द में, उनके सीने में बस यही पीड़ा है, उनके सीने में एक यही कसक और दर्द है कि मैं जिस मिट्टी में पैदा लिया हूँ, जिस बिहार की धरती पर जन्म लिया हूँ, इस माँ का कर्ज हमारे सर पर है। अगर हमारे जैसा यानी प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति इस प्रयास को नहीं करेगा तो इन नेताओं ने बिहार को तो ना सुधरने वाला राज्य समझ के छोड़ ही दिया। लेकिन फैज साहब, ये जो बिहार है ना, ठीक है, किसी समय में लालू जी का बिहार बोला गया। ये बिहार जो है, बिहार का गोपालगंज जिला है, गोपालगंज में बरौली है। ये कभी इस गोपालगंज जिले को लालू जी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये वो लालू जी थे, ठीक है, जो कि मतलब कुर्ता के ऊपर बंडी पहना करते थे, ठीक है। यानी कि मतलब बिहार के नेताओं का मतलब ये होता था कि जो बेवकूफ़ होगा वही नेता होगा। लेकिन फैज साहब जैसा शिक्षित सुयोग्य व्यक्ति को लोग कैसे मतलब एक्सेप्ट करेगा बरौली में? कैसे समझा पा रहे हैं कि हम बढ़िया नेता हैं? देखिए, दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था, जिनका नाम प्लूटो है। प्लूटो ने कहा था कि अगर अच्छे लोग, समाज के पढ़े लिखे लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना बंद कर देंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल शासन करेगा। तो समाज आज के डेट में जागरूक हो चुका है। इसके पीछे कई कारण हैं, सोशल मीडिया भी एक अहम कारण। लोग अवेयर हुए हैं, लोग होशियार हो गए हैं, लोगों की चेतन शक्ति जो है बढ़ी है। तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारा लीडर वैसा होना चाहिए जो आसानी से हमसे मिलता जुलता हो,
लोग अब गुंडा बदमाश क्राइम क्रिमिनलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाहुबल को लोग पसंद नहीं कर रहा, अब लोग साधारण व्यक्ति को पसंद कर रहा है। आप समाज में जाके पूछिए, अगर 5 नेताओं का नाम रखिएगा, उसमें फैज़ अहमद का भी नाम रखिएगा, तो आप ये पूछिए कि भाई आसानी से आप किससे जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, किसी बात को आप रख सकते हैं जिसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हो, तो निश्चित उसमें हम लोगों का नाम लोग रखेंगे। यही कारण है कि बिहार की जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बातों को हम लोग रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, एक्सेप्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन फैज साहब, दशकों से ये बिहार का इतिहास रहा है कि बिहार में भोटवा जो है पौआ मुर्गा दारुए पे मिलता है, पैसा साड़ी कपड़ा पे। कैसे आप जैसे लोग मतलब यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे कि तो पौआ मुर्गा दारू साड़ी कपड़ा पैसा बांटना होगा, नहीं तो दूसरा कौन उपाय हो तो बताइए। नहीं, देखिए बात वहाँ नहीं है। हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि एक जगह दारू का बोतल हो और दूसरे तरफ आपके सामने आपके बच्चा को रखा जाए और उसके ज़िंदगी का सवाल हो, और एक तरफ दारू, आप बड़े ड्रिंकर हैं कुछ देर के लिए मान लें, तो आप बोतल उठाइएगा कि अपने बच्चे को स्कूल का समय होगा तो स्कूल लेके जाइए, तो बचवा को उठाएंगे। तो यही बात तो हम लोग बता रहे हैं। लेकिन यही बतिया तो आपके प्रशांत जी कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 1 घंटा में शराबबंदी हटा देंगे। इस बार जो वोट करना है, लेकिन यही बतिया प्रशांत जी कह रहे हैं कि शराबबंदी को 1 घंटा में खत्म कर देंगे जी। ये इस विषय पर भी हम आएंगे। जैसे शानदार अपनी योजना बताइए कि बचवा को उठाइएगा, दरुया को उठाइएगा, लेकिन वही दरुया प्रशांत जी चालू करा रहे हैं। अभी देखिए, जिस साड़ी की, मीट की, दारू की आपने बात किया, तो यही बात पहले हम लोग बता रहे हैं कि इस बार वोट साड़ी पर नहीं, 4 किलो अनाज पर नहीं, दारू पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम नहीं, इस बार वोट आपको बिहारी बन के अपने बच्चों का चेहरा देख के इनके बेहतर पढ़ाई के लिए देना है। और इसका एक्सेप्टेंस इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका अब रही बात जिस दारू चालू करेंगे, लेकिन दारू चालू करवाने की बात कर रहा है, तो इस विषय पर मैं बहुत टिप्पणी तो नहीं करता हूँ। हम देखिए, चालू हो जाए, ये इसके पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि जिस शराबबंदी का ढोंग रच के बिहार के गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है, आज सबसे ज़्यादा दारू के नाम पर कौन शोषित हो रहा है, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन परेशान हो रहा है, कौन लोग जो है सताए जा रहे हैं, वे लोग हैं जो समाज के शोषित वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित परिवार के लोग हैं, महादलित परिवार के लोग हैं। उनको सरकार जो है पकड़ के जेल में रख रही है और हर जगह दारू मिल रहा है। तो इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं है कि दारू सब जगह मिले और दारूबंदी भी है और लोगों को आप जेल भी भेज रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन लोगों को, गरीब लोगों को जेल भेज रही है, उन्हीं पुलिस प्रशासन के मिली भगत से इसी बिहार में किसी भी गांव में जाइए, किसी भी कोना में जाइए, चौक चौराहा पर जाइए, तो आसानी से एक फ़ोन कीजिए, आपको दारू मिल जा रहा है। आपको भी मतलब यहाँ तक कि होम डिलीवरी मिल जा रहा है। कभी मंगाए कहाँ हैं? हम तो अपने सामने देखते हैं कि भाई दिन भर लोग आ रहा है, जा रहा है, रोडे पर लोग खरीदता है, रोडे पर लेके जाता है। क्या नहीं पकड़वाते हैं? अब हम ये देखिए, पकड़वाना हमारा काम थोड़े है जी, ये पुलिस का काम है पकड़ना। कोई गलत काम कर रहा है तो ये पुलिस प्रशासन, इस सरकार कानून बनाई है, सरकार का पुलिस प्रशासन है। तो जब पुलिस प्रशासन नहीं कुछ कर पा रहा है तो हम काहे के लिए उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने जाए भैया। अच्छा, दशकों से बरौली जो है भाजपा का गढ़ रहा है, कैसे तोड़ेंगे? कैसे ही पियर का गमछा यहाँ लहराएगा, भगवा लहराया है। भाजपा के देखिए, हम लोगों की जो लड़ाई है वो किसी पार्टी दल से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई बेरोजगारी से, शिक्षा से, और हमारे नेता
जनता का हाथ पकड़े, और जब जनता जग जाएगी तो दुनिया की कोई पार्टी दल, बरौली में आप भाजपा का गढ़ कह रहे हैं, तो जनता ना भाजपा को जिताती है जी। तो जो वोटर भाजपा को जिताते हैं, आज उसके 60% वोटर जो है इस बरौली विधानसभा के जनसुराज का दामन थाम लिए। तो भाजपा का जो बुनियाद था वो तो खिसक गया है। तो खिसक गया तो अब वो कहाँ खड़ा रहेगी भाजपा? ये तो ध्वस्त होना तय है। इस बार भाजपा का यहाँ से अंत होना तय है। इस बार जनता की राज बनेगी, जन सुराज जीतेगा। फैज़ अहमद, प्रशांत किशोर जीते कि नहीं जीते, लेकिन जन सुराज यहाँ जीतना तय है। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। लोग अपना सुंदर राज बनाने के लिए लोगों की जीत होगी, जनता की जीत होगी। इसके लिए लोग बेचैन और बेकरार। आज की आखिरी क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं आज के लिए, कि अगर फैज़ अहमद की पार्टी भरोसा जताती है और जनसुराज यहाँ का उम्मीदवार बनाती है, बरौली का मंजर क्या होगा? बरौली का मंजर क्या होगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अब प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो मंजर यही होगा कि आज बरौली जो अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है, बरौली रो रहा है, अब बरौली मुस्कुराता और हंसता हुआ नज़र आएगा। बरौली की जनता मुस्कुराती हंसती हुई नज़र आएगी। बरौली समृद्धि से भर जाएगा और बरौली को अनुमंडल मिल जाएगा। बरौली में जनता का राज स्थापित हो जाएगा। बांध का पक्कीकरण हो जाएगा। रेफरल अस्पताल दोनों प्रखंडों में खुल जाएगा। डिग्री कॉलेज यहाँ स्थापित हो जाएगा। ITI कॉलेज खुल जाएगा। मावनकटो भवानी का मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो जाएगा। रूपन छाप गंडक नदी के किनारे लगने वाला सरकारी मेला भास्कर महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यही नहीं, जो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है, लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनें रुकने लगेंगी। बरौली कहीं से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। खेल के क्षेत्र में जिस तरह से महिला क्रिकेट को हमने बढ़ावा देने का काम किया है, आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियां बिहार स्टेट खेल रही हैं। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बिहार खेल सम्मान से कई हमारे बच्चे 1.5 लाख रुपया लेकर सम्मानित हो चुके हैं। कई बच्चों का आज नौकरी भी हो गया। आने वाले समय में खेल को हम लोग पूरे बरौली विधानसभा के पंचायत स्तर पर डेवलप करेंगे। दोनों प्रखंडों में स्टेडियम बना के खिलाड़ियों को सींच के केवल जिला स्तर पर ही नहीं, प्रदेश और देश स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो बरौली खुशहाल हो जाएगा। ये सब व्यापक वर्क हैं जो 20 वर्षों में यहाँ के भाजपा के MLA नहीं कर पाए, यहाँ के विपक्ष के विधायक नहीं कर पाए। एगो तो चुनाव आता है तो लॉलीपॉप लोग दिखाता है कि बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिला देंगे, लेकिन बरौली अनुमंडल कैसे बनेगा, इसका पहला स्टेज कहाँ से शुरू होता है, इसकी प्रक्रिया आज तक यही इन लोगों को पता नहीं था। इसको लेके कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो ये सारे काम होंगे भैया, सारे काम होंगे। बता दें कि हमारे साथ बरौली के सेवक रामकृष्ण और शिक्षक यानी कि आ गया है फैज़ अहमद जी थे। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। कोनो सवाल अगर आप लोगों के जहन में चल रहा हो तो लिखिएगा। मिलते हैं फिर।